हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर जो था उसके न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए हैं। यदि आपने हमारे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के पिछली वाली वीडियो को देख लें ताकि आपको चैप्टर 1 भी आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको चैप्टर 1 में जो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इसको एक चित्र से समझते हैं। ठीक है, तो चित्र से समझते चलिए। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एक पृष्ठ है ए, ठीक है, ए पृष्ठ है और इससे होकर गुजरने वाली बल रेखाएं यानी कि वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो होती हैं, ई बल रेखाएं हैं, ये गुजरती हैं, तो इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी कि इस पृष्ठ से होकर के जितनी भी बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स का, तो आप देख सकते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा, ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है। यानी कि इसे अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसे लिखते हैं। जब कॉस थीटा होता है डॉट लगाते हैं और साइन थीटा होता है तो इनटू का निशान लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सूत्र होता है। यानी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि काल्पनिक पृष्ठ, यानी कोई मान लिया हमने कोई पृष्ठ था, इससे होकर के जो बल रेखाएं गुजरती हैं उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं, यानी कि ई इंटू ए क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है और इसमें से बल रेखाएं ई गुजर रही हैं मान लो, तो इसका गुणा कर देंगे और कोष्टक कितने कोण पर निकल रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो तब निकल के आता है हमारा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यही सूत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही लिखा है मैंने, फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में पता होना चाहिए कि यानी कि जो यहाँ पर जो ए होता है वो क्षेत्रफल होता है, यानी कि कितने एरिया में से बल रेखाएं गुजर रही हैं, और ई होता है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं इसे, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में जो रखा है पृष्ठ उससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये राशि जो होती है वो किस प्रकार की होती है आप जानते हैं, ये राशि होती है, यह एक आदर्श राशि होती है। ये राशि किस प्रकार की होती है, एक आदर्श राशि। यानी कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक आदर्श राशि होती है, आपको पता होना चाहिए। इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसमें परिमाण होता है। इसमें क्या होता है, परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, इसलिए ये कैसी राशि होती है, आदर्श राशि होती है। जिसमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पर एक पृष्ठ ए रखा हुआ है, काल्पनिक पृष्ठ है, इसका कोई क्षेत्रफल होगा उसे ए निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि हम इस पृष्ठ से अगर पूरे पृष्ठ में से बल रेखाओं की संख्या निकालें, यानी कितने बल रेखाएं निकलेंगी इसमें से, यानी कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा खंड लेना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि पहले छोटा निकालेंगे उसके बाद हम उसका पूरे का समाकल कर देंगे, उसका क्या निकल आएगा हमारा, पूरे का निकल आएगा, यानी कि पूरे पृष्ठ में से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं निकल आएंगी। तो वैद्युत अधिक छोटा सा खंड हमने यहाँ पर ले लिया है, और हम बता दें आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल सदिश होता है, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल जो पृष्ठ लिया है उसके लंबवत होता है। ठीक है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है ये पृष्ठ एक समतल पृष्ठ है और इस पृष्ठ से होकर के कोई मतलब बल रेखा निकलेगी तो उसकी दिशा ये है, परंतु इसके लंबवत जो होगा वही होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। तो डी ए क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, और जो वाला पृष्ठ है आपका ये होता है डी ए क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल लिया हमने, छोटा सा खंड लिया है। अब इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी थ्योरी लिखी है, क्योंकि थ्योरी लिखी जाती है। अगर थ्योरी नहीं लिखोगे तो शायद आपके नंबर काट सकता है। यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे, जो चित्र में लिखा है वही लिखेंगे। माना एक विद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक पृष्ठ ये आपका रखा हुआ है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ए है। का क्षेत्रफल क्या है, ए है, हमने बताया था इसका क्षेत्रफल ए है, तथा अल्पांश का क्षेत्रफल डी ए है। इसमें से जो अल्पांश लिया है, ये वाला अल्पांश जो होता है वो डी ए है, इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए, ठीक है नहीं। अल्पांश का क्षेत्रफल डी है, अतः पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ई तथा डी ए के गुणन के बराबर होगा। यानी कि इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस वाले पृष्ठ में से, वो इसके और वैद्युत क्षेत्र जो है, ये वैद्युत क्षेत्र आपको दिखाया, इसके गुणनफल के जो बराबर होगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डी ए से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम डी ए से गुजरने वाली कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, वही क्या होगा, इसका वैद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि डी ए से गुजरने वाली बल रेखाएं का गुणनफल कर देंगे तो वही निकलाएगा वैद्युत फ्लक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निकाला है। तो यहाँ पर अल्पांश के निकालेंगे तो डी फाई ई निकालेंगे, छोटे के लिए फ्लक्स निकालते तो छोटा फ्लक्स निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। यानी कि ये कैसी फॉर्म में, अभी सदिश फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में है यहाँ पर, ये अभी सदिश फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहाँ मान लेंगे ई और डी ए के मतलब बीच जो कोण है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कोण, यानी कि ये ई मान लेते हैं, इसे ई है, और इसके डी ए के बीच जो कोण है सदिश वेक्टर और ई के यानी वैद्युत बलरेखा के मध्य में जो कोण है वो थीटा है। जब थीटा कोण होता है तब क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये निकल के आता है। अब क्या करेंगे, अब ये छोटे खंड के लिए हमने निकाल लिया है, अब हम संपूर्ण खंड के लिए निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालें तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो चलिए समाकलन कर देंगे तो क्या निकल आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का निकल आएगा। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर समाकलन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इसका भी समाकलन करना पड़ेगा और इसका भी समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे और इसका समाकलन कर देंगे तो क्या निकलेगा। देखो जब किसी का समाकलन करते हैं, यदि हम आपको बताते हैं, अगर हम डी एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स ही आता है। तो इसी प्रकार डी फाई ई का करेंगे तो फाई ई आएगा, ठीक है। और इसमें से ई को बाहर निकाल लेंगे और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, इसका कोई समाकलन नहीं होगा। तो यहाँ पर डी ए का समाकलन हो जाएगा, तो डी ए का समाकलन जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो छोटा खंड होता है उसी का समाकलन होगा। तो यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए कॉस थीटा, हम इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से निकल के आएगा और यही सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, सूत्र देखा था वो यही सूत्र था, ठीक है। तो फाई ई बराबर निकल के आएगा ई डॉट ए कॉस थीटा। तो ये सूत्र हमने निकाल लिया। तो ये सूत्र निकल आया। अब हम इसकी देखते हैं स्थितियाँ, कि यानी कि जब जो पृष्ठ होगा, वो हमारा पृष्ठ है, वो जब विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है तो किस प्रकार से फ्लक्स होगा उसका, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम विशेष स्थितियां। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक समतल पृष्ठ है, एक वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। किस प्रकार से रखा हुआ है, यदि समतल पृष्ठ ई क्षेत्रफल के लंबवत है, कैसा है, लंबवत, आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो किस प्रकार है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, परंतु जो क्षेत्र समतल पृष्ठ है वो लंबवत है वैद्युत क्षेत्र के। आप देख सकते हैं इस प्रकार से लंबवत है रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इसमें से पृष्ठ में से जब बल रेखाएं निकलेंगी तो यही हमें वैद्युत फ्लक्स होगा। मतलब इस पृष्ठ के और वैद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण बना है, वैद्युत बल रेखा, इसके मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो 0 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे इसका, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में निकलेगा। यानी कि प्रश्न होकर रखा है तो इधर की साइड वैद्युत क्षेत्र है, तो इधर की साइड क्या निकलेगा, इसमें क्षेत्रफल सदिश निकलेगा। तो यहाँ पर कौन निकलेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री निकल के आएगा। अब यही थीटा का मान हम जो सूत्र निकाला था उसी में रख देंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे हमने 0 डिग्री लिखा है यहाँ पर। अब हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा आपका फाई ई बराबर ई ए, ठीक है, यही आपका निकल के आएगा। तो ये होता है समतल पृष्ठ जब कैसा रखा हो, लंबवत रखा होगा। तब जब समतल पृष्ठ आपका वैद्युत क्षेत्र का लंबवत रखा होता है तब इतना वैद्युत फ्लक्स निकल के आता है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि समतल पृष्ठ ई मतलब वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, कैसे है, समांतर, आप देख सकते हैं इस प्रकार से रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पृष्ठ रखा हुआ है, इसमें से वैद्युत बल रेखा कितनी गुजरेंगे उसकी हमें इसमें गणना करनी है। तो ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, परंतु इसका क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ है। तो 90 डिग्री कोण बनाया, क्योंकि क्षेत्रफल बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जो हैं
उसके मध्य और क्षेत्रफल सदिश के मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर यही जो थीटा वाला निकल के आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब जब इसको मान रख देंगे इसमें तो कितना निकल के आएगा आप देख सकते हैं। जब मान रखेंगे इसका तो फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान पता होना चाहिए। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। जब 0 करेंगे, जब 0 को किसी संख्या गुणा करते 0 हो जाता है। तो अर्थात वैद्युत फ्लक्स जो होगा इसमें से गुजरेगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो ये इसकी स्थितियाँ होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको स्थितियाँ समझ में आई। विशेष स्थितियाँ 2 प्रकार की मैंने यहाँ स्थितियाँ आपको बता दी हैं। ठीक है, और एक स्थिति पहले ही बता दी है, वो जो मैंने आपको बताया था काल्पनिक पृष्ठ, यानी जिससे गुजरने वाली वैद्युत रेखा, ये वाली जो मैंने आपको चित्र में लिखवाया था, ये भी एक स्थिति इसकी होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से थीटा कोण पर रखा हुआ पृष्ठ, अगर कोई पृष्ठ है वो थीटा कोण पर रखा है, तब उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। वो सूत्र निकल के आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मात्रक के बारे में देखेंगे तो उसी फॉर्मूला से देखेंगे, फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। अब हम इसमें मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं, आपको ये भी पता हो जाएगा कि किस प्रकार से किसी भी राशि का मात्रक निकाला जाता है तो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम एफ अपॉन क्यू लिखते हैं। एफ अपॉन क्यू लिखते हैं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है। तो यहाँ पर और जो क्षेत्रफल है इसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते हैं, इसे हम एल और बी लिख सकते हैं। तो अर्थात ये इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हमने जो मान निकाले हैं, जो ई बराबर इतना और ए बराबर इतना, ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे, आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूला में रख देंगे। तो जब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाएगा, आप देख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा, आपका इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाएगा जब मान रख देंगे तब। तो आप जानते हो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्यू का मात्रक कूलॉम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, क्योंकि मीटर में ही नापी जाती हैं। तो अब जब मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फाई ई बराबर निकल के आएगा न्यूटन अपॉन कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डबल दिया है तो डबल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसे हम कूलॉम को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, जब कूलॉम ऊपर जाएगा तो ये कूलॉम इनवर्स में चला जाएगा। तो न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका निकल के आता है, मात्रक निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसकी विमा किस प्रकार से निकालेंगे, और उस विमा से एक और मात्रक निकालेंगे, एम के एस मात्रक। ठीक है, तो एम के एस मात्रक किस प्रकार निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो चलिए अब विमा देखते हैं। तो विमा इसी सूत्र से निकालेंगे इसकी। तो विमा किस प्रकार निकालेंगे? तो हम जानते हैं फाई ई बराबर ई का विमा क्या होगा और ए का विमा, हमें इनका पता होना चाहिए। विमा कॉस थीटा का कोई विमा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ अपॉन क्यू लिख सकते हैं, हमने अभी लिखा था कि ई को हम एफ अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका विमा हमें पता होना चाहिए, इंटू एल वी का विमा भी हम निकाल लेंगे। तो बल का विमा तो हम जानते हैं, हमें याद है, एम एल टी माइनस 2 होता है, और कूलॉम जो होता है, कूलॉम मात्रक होता है क्यू का, तो क्यू की विमा जो होती है वो 80 होती है। ठीक है, 80 हो जाती है तो बट्टे में हो जाएगा, गुणा लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा एल। तो ये दोनों जब उसका गुणा कर देंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब इस एल स्क्वायर का इसमें गुणा हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, जब एल स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो एल क्यू हो जाएगा। तो एम एल क्यू टी इनवर्स, और ये टी इनवर्स किस प्रकार से आया? 3, यानी कि टी जब ऊपर ले जाएंगे तो एक इनवर्स में जाएगा, तो 2 ऑलरेडी ऊपर है ये, तो ये 3 हो जाएगा जुड़ के, क्योंकि गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं, और ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स में हो। तो अब जाकर मात्रक आप दे सकते हैं, इसी से हम क्या करेंगे? एम के एस मात्रक निकालेंगे। आप जानते हैं कि एम जो होता है वो किलोग्राम में मापा जाता है, एम यानी कि द्रव्यमान होता है, और जो लंबाई होती है उसे मीटर में नापते हैं, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए इनवर्स, और यहाँ पर टी इनवर्स 3 दिखाई दे रहा है, तो इसे सेकंड में समय होता है, सेकंड में नापते हैं, तो सेकंड में हो जाएगा 3। ठीक है, और जो ए इनवर्स दिखाई दे रहा है आपको, ये एम्पियर में हो जाएगा। इसे एम्पियर से, मतलब एम्पियर को ए ही लिखते हैं, तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मात्रक एम के एस मात्रक हमने इससे निकाल लिया है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी विमा मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, एम के एस मात्रक क्या होता है आपको पता हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।